नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको खेती बाड़ी के विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि अधिकतर आपने देखा होगा, ये जो रबी का जो सीज़न होता है, ये ठंड का जो सीज़न होता है, इसमें गेहूं का अंकुरण, कई किसान लोग बोलेंगे गेहूं का अंकुरण बिल्कुल नहीं हुआ, गेहूं का अंकुरण अच्छा नहीं हुआ। जो मैंने गेहूं लाया था, जो मैंने प्रखंड से मिला या किसी मैंने दुकानदार से लिया, कहीं से लिया, तो बीज मैंने बोया वो अच्छा नहीं हुआ, अंकुरण हुआ ही नहीं। अब वो पूरी तरह से बीज को दोषी मानते हैं, आपको कंप्लेन करेंगे, दुकानदारों को कंप्लेन कर लेंगे, लोग कंप्लेन करेंगे ये बीज कैसा दे दिया, कैसा घटिया बीज दे दिया। उन तमाम मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे कि आखिर जो रबी के मौसम में गेहूं की जो बुआई होती है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस कारण से अंकुरण कम होता है या फिर नहीं होता है, और किन किन पहलुओं पर हम को ध्यान में रखते हुए जर्मिनेशन को ठीक कर सकते हैं, गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, अच्छा लगे अन्य लोगों को भी बताइए। अब मैं बात करना चाहूँगा कि गेहूं के अंकुरण, ठंड में जो गेहूं का बीज का जो अंकुरण होता है, उसके प्रॉपर सही से अंकुरण के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है बीज। बीज कई मामलों में खुद भी होते हैं, दोषी होते हैं, जिस कारण से अंकुरण नहीं होता है। दूसरा है मिट्टी का प्रकार, मिट्टी कैसी है। तीसरा है प्राकृतिक कारण। चौथा है तापमान। पांचवा है बीज की बुआई। छठा है बीज की गहराई। सातवां नमी, आदि 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 में आते कि आपने किस तरह से बीज का रोपाई किया है और कैसे उसका देख रेख किया है। तो सबसे पहले किसान बंधुओं को ये कहना चाहेंगे कि आप अगर गेहूं की बुआई किए, अब बीज का अंकुरण अगर ठीक नहीं हुआ, तो कई मामलों में ऐसे होते हैं जो बीज खुद ही दोषी होता है, मतलब बीज ही आपके अच्छा गुणवत्ता वाले वाला है। तो अब क्या ध्यान रखेंगे? तो बीज के केस में किसानों जो आप ध्यान रखेंगे कि रबी के मौसम में ज़्यादा शिकायत मिलती है, अंकुरण ठीक नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आप बीज लेते हैं, बीज आप जहाँ कहीं भी से लें, दुकानदार से लें या फिर प्रखंड से ले, सरकारी योजनाओं से ले या जहाँ से ले, तो बीज रजिस्टर्ड ही हो, बीज निबंधित कंपनी का ही आप ले, कहीं से भी मत ले ले, जहाँ तहाँ से ले ले, किसी से मांग के न ले ले, कोई पुराना बीज ना ले ले। बीज हमेशा आप रजिस्टर्ड ही खरीदें। जो आप बीज खाते हैं उस पैकेट के पीछे देखें वो किस कंपनी का है, कब बना हुआ है, उसकी एज कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो सारा चीज़ अंकित रहता है। इस बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि बीज आपका रजिस्टर्ड हो, उसकी वैलिडिटी कब है, और उसका जो है जर्मिनेशन परसेंटेज भी लिखा, उसमें देखेंगे आप बीज में जर्मिनेशन परसेंटेज भी लिखा, वो कितना है। इस बातों का आप ध्यान रखें। सही बीज का ही उपयोग करें, कोई भी अन्य बीज को आप नहीं लगावें। जब आप किसी बीज को लेते हैं तो बीज को सीधे तौर पे आप खेतों में जाके छींट देते हैं। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई नया बीज लेते हैं तो बीज को सीधे तौर पे अपने खेतों में ना छींटें। उससे पहले उस बीज का थोड़ा सैंपल आप खेतों में बुआई करने से पहले किसी छोटे जगह पे आप उसको थोड़ा कुछ बीज को छींट के देखें। आप उसको देखें कि उसका जर्मिनेशन कैसा हुआ है। अगर आपको कुछ दिनों के बाद देखने का लगे कि नहीं जर्मिनेशन वाकई अच्छा है, तो समझिए आप जो बीज खरीदे हैं वो पूरी की पूरी अच्छी होगी, आप उसका बुआई कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपको जर्मिनेशन कम लगेगा तो समझ सकते हैं आप बीज अच्छा नहीं है। तो आप एक बड़े से प्लॉट में जब बीज की बुआई करते हैं और जो बाद में जर्मिनेशन नहीं होता है, आपका लॉस होता है, उससे आप बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं, अपने खेतों को बचा सकते हैं। ये विशेष सावधानी देने की बात है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि कभी कभी सीड का जो टेस्टिंग होता है उसका वैलिडिटी भी जो देखेंगे, जो बीज के पैकेट के पीछे लिखा होगा सीड का टेस्टिंग, बीज की वैलिडिटी सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद भी जर्मिनेशन नहीं होता है। उसका कारण होता है बीज का होता है विगर मतलब हुआ एक ताकत। तो हर बीज का जितने भी तरह तरह के बीज होते हैं, बीज का एक विगर होता है, विगर उसको ताकत होता है कि कितना ताकतपूर्ण वो गेहूँ है। जिसका जितना ताकत होगा उसका जर्मिनेशन उतना ही फास्ट होगा, जिसका ताकत कम होगा उसका जर्मिनेशन उतना ही स्लो होगा। कुछ केस में क्या होता है, जिस बीज का विगर ज़्यादा अच्छा होता है वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, और जिस बीज का विगर कमज़ोर होता है वो थोड़ा सा लेट से जर्मिनेशन करते हैं।
तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है कि जो आप बीज लिए हैं सब कुछ तो ठीक है, वैरायटी ठीक है, टेस्टिंग ठीक है, पैकेट के सब कुछ ठीक है, लेकिन जर्मिनेशन स्लो, तो कुछ केस में स्लो होता है। ठीक है, शुरू में स्लो होगा, बाद में पूरी क्या होगा, वो तेज हो जाएगा और आपका फिर से खेत घना बना हो जाएगा। लेकिन शुरू में आप घबरा जाते हैं कि अरे दूसरे लोग तो खेत लगाएं, उसका खेत तो बहुत जल्दी हरा भरा हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, अब क्या करें, मेरा तो खेत बर्बाद हो गया, बीज ही खराब था। आना पाना हम क्या करते हैं कि उसका इंतज़ार नहीं करते हैं, खेत को जोत के फिर नया बीज को उसमें रोप देते हैं, क्योंकि हमको दिमाग में बैठ जाता है ये बीज अब खराब हो गया, अब ये बीज नहीं होने वाला है। तो ये कहना चाहें कि जितने तरह के बीज होते हैं, हर बीज का एक बिगर होता है, बिगर होता है एक तरह का ताकत होता है, जर्मिनेशन का एक ताकत होता है, वो सबका अलग अलग होता है, कुछ का बहुत जल्दी होता है, कुछ का लेट से होता है। उस बातों के कारण भी आप ध्यान रखेंगे। एक और बात कहना चाहेंगे कि सीड जो जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के लिए 2-3 टर्म यूज होते हैं, फर्स्ट काउंट और लास्ट काउंट या फिर उसका फाइनल काउंट। आप जानते हो कि फर्स्ट काउंट या फिर फाइनल काउंट होता है। शुरू में क्या होता है, खेत में हम बीज की बुआई करते हैं, तो बुआई अपने शुरू में, हालांकि जो फर्स्ट काउंट है, लास्ट काउंट है, ये जो फाइनल काउंट है, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो आपको किसान बंधु से पढ़े हैं, ये किसी विभाग में पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी का जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे तो कब करेंगे, उसे कुछ समय होनी चाहिए। तो फर्स्ट काउंट होता है कि अगर बीज का विगर बहुत अच्छा हुआ, ताकत बहुत अच्छा हुआ, तो 7 दिन 8 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। आप देख लेंगे 1 बाय 1 के एरिया में, 1 मीटर के एरिया में आपको अच्छे खासे घने दिख जाएंगे। चाहे तो उसका आप काउंट कर सकते हैं बालियों को, पौधे को, उसके बाद कहते हैं काफ़ी घने हो गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ केस में जब बीज का विगर कमज़ोर होता है तो फर्स्ट काउंट में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब से लास्ट काउंट होता है 14 से 15 दिन हो जाता है तो वो घने हो जाते हैं, उसका लास्ट काउंट ही उसका ठीक रहता है। तो फर्स्ट काउंट और लास्ट काउंट दोनों को देखने की जरूरत है। दूसरे के बीजों से, दूसरे के बगल वाले के खेत के देखते हुए अपने घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा खेत खराब हो गया। उसके आगे बात करेंगे हम कि सीड, ठीक है, सीड जो हम लेते हैं वो भी देखना पड़ेगा कि सीड जो मैंने लिया, जैसे आप सीड लेते हैं पैकेट में, आप खोल के देखें, सीड का पैकेट खोलें, कुछ हाथ में ले आओ, आप उसमें देखें कि ये प्रॉपर ठीक है, सब एक साइज के है, सब कुछ एक तरह के उसमें चमक है, कहीं के फंगस तो नहीं लगा है, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। कभी कभी होता है कि आप पैकेट लाते हैं बाजार से, अब देखते नहीं है, वो जाके खेतों में जाके दे देते हैं, आपने चूँकि बटाईदार को दिए होते हैं, दे दिए, वो भी देखा नहीं, बस तेजी में सुबह जाते हैं, कुहासा लगा, ध्यान देता है, पर छीन देता है। लेकिन प्रॉपर आप बुआई से पहले आप उसको पैकेट को खोल के आप देखें, प्रॉपर चेक करें, फंगस तो नहीं लगा हुआ है, क्या आपका बीज प्रॉपर चमक के साथ है, सही वजन का, सही रेशियो अनुपात का है, कहीं कोई इसका मुंह डैमेज तो नहीं, इम्ब्राओ डैमेज तो नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर बीज में फंगस लगा होगा, कीड़ा लगा होगा, तो समझिए वो आपके बीज के इम्ब्राओ को डैमेज कर देंगे। डैमेज जैसे ही कर देंगे, समझिए उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगा, लॉस होगा, और बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बीज भी आपका जो है गुणवत्तापूर्ण, फंगल फ्री होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में आगे देखेंगे बीज जो आता है पैकेट में ट्रीटेड लिख के आता है। ट्रीटेड से मतलब क्या होता है कि आपका बीज उपचारित किया हुआ है, फंगल आगे से, फंगिसाइड से किया हुआ है। उसके बावजूद भी चूँकि आप किसान हैं, जो किया आपको सीड ट्रीटमेंट, अगला टर्म है सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। बुआई से पहले आप थोड़ा समय निकाल के सीड ट्रीटमेंट जरूर कर दें। सीड ट्रीटमेंट करना आप जानते हैं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा बेबिस्टिन का पाउडर लेना है, उसे गेहूं के साथ मिला करके एक अनुपातिक में मिला के सुखा दो, वो समझिए आप सीड ट्रीटमेंट हो गया। अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फंगल को आप खेतों में फैलने से वहीं पर रोक सकते हैं, और आपका जो है जर्मिनेशन का जो लॉस होगा, इम्ब्राओ का जो लॉस होगा गेहूं बीज का या जो बीज का, उससे आप बच सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला टर्म होता है सीड एज। जो सीड होते हैं, देखे होंगे सीड आप खरीदे, उसके पैकेट में लिखा होता है नहीं 9 महीने का टाइम होता है, वैरायटी उसकी 9 महीने, सीड की वैरायटी 9 महीने की होती है कि आप 9 महीने के अंदर सीड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लाए 8वें महीने में लाए, 8.5 महीने लाए। तो जितना जल्दी बीज हो, बीज का जो एज होता है उस बीज के अंदर आप उसका अगर बुआई कर लेते हैं तो आपका जर्मिनेशन सही होगा। अगर आप उसे लेट कर जाते हैं तो भी आपका जर्मिनेशन खराब हो सकता है, आपका उस पर असर पड़ सकता है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे सीड एज का, सीड जब लाए वो कैसा है। ठीक है,
होता क्या है कि सीड का जो एक होता है कि अब टर्म मैंने बता दी ये प्राकृतिक कारण। सीड जो होता है, सीड की वैलिडिटी 9 महीने की होती है, आपने देखा होगा पैकेट के पीछे लिखा होगा। लेकिन कारण ये है कि सीड अगर प्रॉपर सही ढंग से अगर उच्च गुणवत्ता वाले सीड है तो 9 महीने की उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो मैंने बोला पैकेट का, अगर मान लीजिए जहाँ सीड जो है, जो आप सीड बाजार से खरीदते हैं, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये आपके खेतों में किसान द्वारा उगाया जाता है। एक जगह सीड प्रोडक्शन किया आता है, एक बड़े प्लॉट पे सीड का प्रोडक्शन किया आता है। तो मान लेते हैं सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीड के प्रोडक्शन में कभी पानी का आपने पानी जो लगाना है खेत में उसको समय पर नहीं लगाए, कभी सूखा पर अकाल पड़ गया, कभी बहुत ज़्यादा पानी लग गया खेतों में आपने लगा दिया। कभी कभी क्या हुआ कि जब कटनी के टाइम में जब आपने खेत तैयार था, कटनी के टाइम में वर्षा हो गई, आपका जो गेहूँ भीग गया, तो अधिक पानी, इस कारणों से क्या होता है कि सीड का जो गुणवत्ता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो खुद से गुणवत्ता डैमेज हो गया, काटने के टाइम में मान ली वर्षा आ गया, पानी के पटवन के टाइम में मान ली सूखा पड़ गया, पानी नहीं पटा पाया, तो सब उस कंडीशन क्या होता है कि सीड जो है, सीड में स्ट्रेस पड़ जाता है, वो प्रॉपर सीड का जो है निर्माण नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये सीड जो मेरा प्रॉपर निकल गया उसकी वैलिडिटी 9 महीने होगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी वैलिडिटी धीरे धीरे उसकी वैलिडिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो जिस कारण से प्राकृतिक कारण से सीड में किस तरह के अगर अकारण कोई समस्या आती है तो उससे भी सीड का जनरेशन हैम्पर करता है। उस कंडीशन में जब आप सीड को हार्वेस्ट कर सीड लाते हैं, उसमें प्रॉपर नमी सही नहीं रहती है। अगर आपने नमी का ख्याल नहीं रखा, ज़्यादा नमी वाले गेहूँ को ही आप बीज को ही आपने अगर स्टोर कर दिया, तो ज़्यादा नमी होने के कारण क्या होता है कि नमी क्या होता है, जो फंगल जो तो उसका एम्ब्रायो जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो जो डैमेज होने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जर्मिनेशन का जो कैपेसिटी कम हो जाता है। तो जिस बीज की वैरायटी 9 महीने होनी चाहिए, वो समझिए 4 महीने 5 महीने में धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। तो जो सीड का जो स्थिति है, जो मैंने प्राकृतिक कारण सीड, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जर्मिनेशन कैसा होता है। उसके अलावा ये हम ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी सीड जो है तीसरे चौथे या 5वें महीने में खराब हो जाते हैं। जैसे कल मैंने बताया किसी प्राकृतिक कारण से या उसके देख रेख सीड का प्रोडक्शन अगर सही से नहीं हुआ तो तीसरे चौथे 5वें महीने में सीड जो है खराब हो जाते हैं। आज उसके ऊपर पीछे लिखी रहती है 9 महीने की वैलिडिटी, वो काम नहीं करती है, जर्मिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है। सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट, जब हम सीड का हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि सीड में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। इस बात अगर हम ज़्यादा मॉइस्चर पे आप देखेंगे, जो ज़्यादा मॉइस्चर पे हम उसको पैक कर देंगे तो क्या होगा, उस ज़्यादा मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि उसका एम्ब्रॉय नष्ट होने लगता है, तो जर्मिनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगा। इसलिए सीड प्रोडक्शन में मॉइस्चर का कम से कम विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मॉइस्चर एक्टिविटी जितनी कम होगी उसका जो है उसका एम्ब्रॉय एक्टिविटी उतना ही कम होगा और मेरा सीड का डैमेज कम होगा। अगले केस में चलते हैं, सीड की बुआई। आप जानते हैं कि गेहूं की जो बुआई होती है, आप लिखा होगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कहती है कर लेने के लिए। तो एक सही समय, हर एक सही समय पे बीज की बुआई भी मायने रखती है कि आपने कब किया, कितने किया, नहीं किया, किस समय किया। हर तरह की वैरायटी आती है, लेट वैरायटी आती है, टाइमली वैरायटी आती है और बिफोर वैरायटी आती है। तो जिस तरह की वैरायटी आप लगाते हैं उसको आपको समय का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किस समय में किसको लगा रहे हैं। ऐसा नहीं बस बीज बाजार से लाएं आप बस उसको छिप दिए। तो जिस तरह के बीज लाते हैं आप, अगता वैरायटी लाते हैं कि पछता वैरायटी लाते हैं, उस तरह से आपको बुआई करने की आवश्यकता है। तो जो सीड है, सीड की सीड का जो समय है, सीड की बुआई को जानता है किसान भाई। इसके अलावा एक और फैक्टर है बीज की गहराई। आप कहेंगे बीज की गहराई क्या होती है, तो बीज में जो कई तरह से हम लोग जो बीज की गेहूं के बीज की खास कर बात करेंगे, कई तरह से हम लोग बुआई करते हैं। एक आपने देखा हुआ खेतों में लोग जो क्या करते हैं, लेके जाते हैं और छींट देते हैं। दूसरा तरीका हुआ, आप हैप्पी सीड आपके पास है या जीरो टिलर मशीन है तो फार के साथ साथ वो गहराई में चले जाते हैं। देखा। तीसरा होता है कि सीड डिबलर मशीन आता है, उसे हम गहराई के साथ देते आते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर, लेकिन प्रॉपर देखिए ये पता नहीं चाहिए कि हम कि बीज के लिए किस तरह के बीज के लिए कितनी गहराई होनी चाहिए। गेहूं का बीज है कितनी गहराई पे देंगे, मक्का का बीज है कितना गड्ढा रोपेंगे, कितना गहराई।
इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक एवरेज में बात करें कि जो बीज है, बीज की जो मोटाई होती है, मोटाई से आकर बीज का जो साइज है, साइज के आप 2.5 गुना ध्यान रखें। जो बीज का जो साइज है, साइज का 2.5 गुना गहराई कम से कम आप रखें। एक नक्शेल बता रहा हूँ, रफ बता रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। बीज का गहराई जो है, बीज का साइज या मोटाई की आप 2.5 गुना गहराई में कम से कम उसको प्रॉपर आप उसको बुआई करें। तो सही गहराई पाने से भी उसको क्या होता है, सही नमी और सही टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और उसका सही विकास होता है। क्योंकि जो बीज होते हैं, छोटे बीज की ताकत कम होती है, बड़े बीज की ताकत कम ज़्यादा होती है। मक्का का बीज बड़ा, उसकी ताकत और ज़्यादा। गेहूँ का बीज छोटा, उसका बीज और कम। सरसों का बीज उससे भी छोटा, उसकी गहराई और कम। तो बीज की मोटाई जैसे जैसे साइज होती है, उसके अनुसार उसकी गहराई की जाती है, उसके अनुसार ताकत होती है। तो इतना याद रखेंगे नक्शेल में कि जो बीज की जो मोटाई है, जो साइज है, उसका 2.5 गुना गहराई पे हम उसकी बुआई करेंगे। उसके अलावा नमी, तो नमी एक बड़ा फैक्टर। जब खेतों की हम गेहूं की जब बुआई करेंगे तो प्रॉपर नमी का होना जरूरी है। अगर प्रॉपर नमी खेत में हमारी नहीं हुई तो बीज क्या होंगे, बीज पूरी तरह से सूख जाएंगे, उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो खेत की जब बुआई जिस मिट्टी में हम कर रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रह पाएगा कि नमी अनुकूल हो, ज़्यादा नमी ना हो। ज़्यादा नमी अगर दे देंगे हम तो क्या होगा, बीज मेरा सड़ने लगेगा। अंकुरन होने के अलावा क्या होगा, वो सड़न शुरू हो जाएगा, उसमें फंगल लग जाएंगे, उसका एम्ब्रॉय नष्ट हो जाएगा। तो नमी जो हम रोपेंगे जमीन में, मिट्टी जो है, मिट्टी में नमी की मात्रा भी को देखना अनिवार्य है। मैंने एक फैक्टर ये बीच में नहीं बताया था कि ये मिट्टी का प्रकार, आप जिस मिट्टी में रोप रहे हैं, आप जानते हैं कि जो बीज है, जितने तरह वैरायटी के बीज आती हैं, उसके लिए एरिया स्पेसिफिक दिया है कि किस एरिया में कौन सा बीज लगाया जाता है। बीज की बहुत वैरायटी आती है, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, राजस्थान की, बहुत तरह तरह की वैरायटी आती है। तो कौन सा कहाँ लगेगा, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जो बीज जिस एरिया का है, उस एरिया में उसको हम लगाएंगे। उस तरह की मिट्टी है, उसको कैसी मिट्टी चाहिए। हम लोग प्रॉपर क्या कहते हैं, अपना तो खेत में जाके जुताई करते हैं, लेकिन मिट्टी कैसी है इसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको चाहिए कम से कम कि जो मिट्टी में हम बुआई कर रहे हैं गेहूँ की, तो मिट्टी का हम सॉइल टेस्टिंग करा लें, मिट्टी का हम जांच कराएं कि मेरी मिट्टी कैसी है, कहीं ज़्यादा अम्लीय तो नहीं, एसिडिक तो नहीं, क्या ज़्यादा अल्कलाइन तो नहीं है। दोनों ही केस में ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो आपका गेहूँ डैमेज हो सकता है, आपका बीज डैमेज होगा, अंकुरन सही नहीं होगा। तो सॉइल का जो टेस्टिंग है, मिट्टी का जो जांच है, आपको कराना आवश्यक है। आप गेहूँ की रोपाई से पहले आप उसका टेस्टिंग जरूर करा लें। उसके बाद वैसी टेम्परेचर भी अगर सही नहीं रहा, आपने हमारा सब कुछ सही कर दिया, बीज की रोपाई भी कर दी, लेकिन जो टेम्परेचर है, प्रॉपर टेम्परेचर अगर बीज को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, तो भी आपका बीज डैमेज हो जाएगा, बीज मात खा जाएगा। तो टेम्परेचर का भी ध्यान देना पड़ता है। बस ये नहीं कि बस बीज को मैंने बो दिया, आपको उसका अंकुरन होना ही होना है, उसको होना है, चाहे ठंडा बहुत ज़्यादा ओला गिर जाए तो भी, अब बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो भी, अब वो नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है, उसका एक पैरामीटर होता है। सही नमी, सही टेम्परेचर पर ही वो बीज का विकास होगा। जैसे हम लोग छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चे का विकास होता है, उसका सीड भी एक तरह से बच्चा ही, उसका ही विकास होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे जो मैंने आज तमाम ने विस्तार से आप लोगों को बताया। आशा करते हैं कि आप तमाम बातों को, एक वीडियो को अगर आप बहुत संक्षेप में आराम से बैठ के एकाग्रता से देखेंगे और सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे कि किन किन चीज़ों पहलुओं का मेरा जर्मिनेशन, बीज का जर्मिनेशन कम हुआ है, और किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, सुधार करते हुए अपने जर्मिनेशन को सही कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान बंधु, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा लंबा था, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी दे दें, ताकि आपको जान सके कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, अच्छा लगा या नहीं लगा। इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, आपकी जानकारी बढ़ाते रहें,
तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बतावें, दूसरे को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों को बतावें योजना का